कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कुछ डाउट्स हैं आपके तो पूछ लीजिए। बस मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ। कोई डाउट हो आपका? गुड इवनिंग। गुयाना करंट? गुयाना कहाँ पड़ता है भाई? मैंने पहले बताया था आपको, गुयाना करंट आपको पढ़नी नहीं है ना? वो दी हुई है लेकिन पढ़नी नहीं है। ठीक है भाई, मैंने मना कर दिया था उसको। क्या पूछ रहे हैं आप? एलिबस प्लेन? ये क्या होता है भाई? कहाँ पढ़ा है? जहाँ पढ़ा है उसकी मुझे, या तो उसके आगे पीछे कुछ बताओ। ठीक है यार, मुझे व्हाट्सएप पे मेरा डिलीट हो गया, सारे डाउट जितने आपने भेजे थे सारे डिलीट हो गए हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। यार एलिबस प्लेन आपने जो लिखा है, ये इसकी स्पेलिंग ठीक लिखी है क्या आपने? हाँ पुष्पेंद्र, जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं मिलता उसे शेल्फ ऑफ कास्ट कहते हैं। ठीक है ना? नहीं मुकद्दर अली, मुझे तुम्हारा डाउट दोबारा पूछिए, क्या था आपका? जो डाउट आपने मुझे भेजे वो मुझे दोबारा यहाँ पर पूछ लीजिए आप। 4 से 5 डिग्री से कम होने पर होगा। ठीक है, एंगल इंक्रीज हो रहा है वो ठीक है, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो आपके डायग्राम से शो होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो डायग्राम आप उसमें बनाएंगे वो उससे शो करेंगे। तो अगर आप उसमें कंसीडर करेंगे ये वाला एंगल, तो आप उसको कम करके दिखाएंगे तो आपका जो डायग्राम है वो बताएगा कि आपका जो आपने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। लिखने से पता नहीं लगेगा इसमें। ठीक है ना? लिखने से पता नहीं लगेगा, डायग्राम से पता लगेगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था। और डायग्राम के अकॉर्डिंग या तो आप एंगल ऊपर से ले सकते हो या एंगल नीचे से ले सकते हो, दोनों तरफ से ले सकते हैं। ठीक है ना? वो समझ समझ की बात है। करंट वही पढ़नी है कि जो आपने करवाई है, उसके अलावा बस यही पढ़ लो यार, बहुत है। तरंग प्राणव्य, इंद्रजीत इसका हिंदी में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसका इंग्लिश वर्जन मुझे भेजिए। और फ्योर्ड लैंडफॉर्म जो आपने भेजा है ये होता है हिमानी के डेल्टा, जहां से हिमानियां जाकर के मिलती है ओशन में। मोरेन सैंड जो कि हिमानियों में मिलती है उसे मोरेन कहते हैं। अब ये कहीं पर भी जमा हो सकती है, अगर सेंटर में जमा हो जाए, आगे हो जाए, लिटोरल, मिडिल, है ना, कुछ भी हो सकता है। नॉर्थ इक्वेटल करंट एक अटलांटिक जब नॉर्थ में जाती है, इक्वेटर को पार करती है, तो राइट हैंड साइड क्यों नहीं घूमती? घूम तो गई राइट हैंड साइड। अगर आपने नॉर्थ की बात की है, ध्यान रखिए, तो ये राइट की साइड तो घूम रही है, और साउथ वाली जैसी जाएगी वो भी राइट घूम जाएगी। ठीक है ना? क्वेश्चन पेपर में है तो वो क्वेश्चन मुझे एक बार आप सेंड कर दीजिएगा, जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, मैंने ऐसा वर्ड कहीं पर देखा नहीं है अभी ज्योग्राफी की बुक में।
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है स्पेसिफिक यानी कि नंबर क्या है कि नहीं विशिष्ट कंडीशंस में, जैसे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर लें और पर्टिकुलर कोई एयर का पार्सल हो, उसके अंदर जब देखते हैं तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी किसी निश्चित तापमान पर। सर आपने दो ही करंट में के रीजन में एकमैन्स लॉ लिखा है? नहीं, बहुत में लिखाया है, दो में कैसे लिखाया है? जितने भी सारे अपवाह लिखे हैं उन सभी में होगा। अब देखिए प्रवाह कहां पर चले हैं, एक पैसिफिक में चला है, एक अटलांटिक में चला है, नीचे वाले अपवाह हमने पढ़े ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे उनका पढ़ने कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर। वो उस टाइम आगे का ना देखा तो क्लियर ना हुआ था, क्या नहीं हुआ था? अब ये मुझे पता नहीं, इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपको कराएंगे वो कराएंगे, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूं कि वो मुझे दोबारा भेज देना इंद्रजीत, ठीक है। चलिए, हो गए सारी डाउट्स आपके? और कोई डाउट नहीं? कंदराएं बहुत जगह बनती हैं, कंदराएं डेल्टा के पास वहां से कॉस्ट होते हैं वहां पर भी बनती हैं, ये ओशन हमारे अंडरग्राउंड वाटर में बनेंगी, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाटर से बनेंगी तो वहां पे CaCO3 की चट्टाने होंगी, और तटीय क्षेत्रों में बनेंगी तो पानी के इरोजन की वजह से बनेंगी। पहले क्लिफ बनेगा, क्लिफ जब और इरोजन हो जाएगा तो कंदराएं बन जाएंगी, ठीक है ना। रूम सागरीय जलवायु का मतलब वही है पश्चिमी यूरोप तुल्य, ठीक है, उसी को कहते हैं रूम सागरीय। ग्लास्टिक रिवोल्यूशन क्या है? ग्लास्टिक रिवोल्यूशन एक ग्लास्टिक तो क्या होता है, ये तो आपका ग्लेशियर वगैरह में कुछ होगा। इसका कोई हिंदी वर्ड भी है क्या पुष्पेंद्र ग्लास्टिक का? वैसे ग्लास्टिक रिवोल्यूशन तो अपना प्लाज्मा वगैरह से कुछ संबंधित है, जब हिमानी प्लाज्मा कंडीशन में हो उससे संबंधित हो सकता है ये, ठीक है। तो एक बार इसका कुछ हिंदी वर्ड अगर आपके पास है तो देना, या फिर मुझे इसका क्वेश्चन भेजना ताकि सभी के साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। अग्लुहास करंट कहाँ चलती है? ये चलेगी आपके साउथ अमेरिका या सॉरी साउथ अफ्रीका की कोस्ट पर। थर्मोहाइलाइन वो लाइन जिसके नीचे लवणता और तापमान दोनों बराबर होंगे, ठीक है। किसके मैसेज नहीं आ रहे हैं? सबके मैसेज आ रहे हैं। हाँ, के बोल सकते हैं। गुड इवनिंग अमरजीत। ये जिनके कुछ एक दो क्वेश्चन जो मेरे भी ग्लास्टिक वाला जो है इसका कोई हिंदी वर्जन हो तो भेजें, और अगर क्वेश्चन या कोई पैराग्राफ में है तो वो पैराग्राफ मुझे सेंड करें ताकि उसको देख लें, ठीक है ना। आ रहे हैं मीनाक्षी, आपके मैसेज मुझे आ रहे हैं, चैट बॉक्स में मुझे मिल रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और समुद्र दोनों पर आते हैं? बिल्कुल, दोनों पर ही आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक दो शायद डाउट रह गए हैं आपके ऊपर कि तो ग्लास्टिक वाला ये मुझे भी मैंने कहीं वर्ड देखा नहीं है, अगर कहीं पर आपको मिले तो मुझे भी इसको सेंड करिए, तो इसको देखें क्या है ये ग्लास्टिक। और एक ऊपर भी शायद कोई क्वेश्चन रहा था, किसी ने पूछा है वो मुकद्दर अली ने शायद कुछ पूछा था। हाँ, ये पुष्पेंद्र ने पूछा था एलिबस प्लेन, ठीक है जी। क्वेश्चन मुझे सेंड करिएगा। कोरोनल हीटिंग हिंदी वर्जन क्या है इसका? कोरोनल हीटिंग है भाई सर। कोर, फोटोस्फेयर, कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर समझा दीजिए। ये तो सब सन से रिलेटेड है। सन का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो कहलाता है कोर, ठीक है। उसके बाहर जो गैसेस जल रही हैं, गैसों की रिंग जहां से हमें फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी आती है उसे कहते हैं फोटोस्फेयर, ठीक है। उसके आउटर जो सरफेस है उसे कहते हैं कोरोना, ठीक है। आजकल कोरोना तो मत कहो बाहर जाके, है ना, वैसे कोरोना उसे कहते हैं, ठीक है। और क्या पूछा आपने? क्रोमोस्फेयर है उसके आउटर और उसके बाहर वाली लेयर,
तो ये तो सब सन के आउटर साइड के लेयर हैं, और कोर है वो अंदरूनी पार्ट है ना, कोर। सबसे ज्यादा वार्म करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको में जमा होता है, तो सबसे डेंजरस साइक्लोन यहीं प्रोड्यूस होने चाहिए, वहीं होते हैं, वहीं होते हैं। हाँ, किम्बरले माइन सबसे गहरी माइन थी, अब है नहीं। 8 किलोमीटर के आसपास की डेप्थ थी लगभग, इसको 12 किलोमीटर तक हमने ड्रिलिंग भी किया था, है ना, जा नहीं पाए थे, लेकिन वहां तक हम 8 किलोमीटर तक तो वैसे खोदा था इसको, और फिर हमने और ड्रिलिंग करने की कोशिश की थी 12 किलोमीटर के आसपास एक इसको, ठीक है। तो थी, लेकिन आज है नहीं। सबसे डेंजरस साइक्लोन तो टाइफून, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये तीनों साइक्लोन सबसे डेंजरस साइक्लोन है। ये डिपेंड करता है कि वहां पे लो प्रेशर कितना फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। टाइफून जरूरी नहीं है कि टाइफून सबसे डेंजरस होगा, ठीक है। अगर कोई कहता है तो उसे कहना कि गलत है। डेंजरस ये डिपेंड करेगा कि वो कितना खतरनाक है, वो डिपेंड करता है वहां पे लो प्रेशर कितना फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और उसके आउटर एरिया में कितना हाई प्रेशर मौजूद है, उससे वो डेंजरस होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। ऊपर पूछा अलास्का की जलधारा हॉट है या कोल्ड। अलास्का की तो यार ऊपर है तो कोल्ड ही होगी, हॉट क्यों होगी, ठीक है ना। आई थिंक सभी हो गए क्वेश्चंस। ये राहुल ने कुछ पूछा है, कोरोनल हीटिंग। हाँ भाई राहुल, है क्या यहाँ पे, इसका कुछ हिंदी वर्जन है तो दीजिए। कोरोनल हीटिंग, रुकिए देखते हैं। अच्छा, ये सन के टेम्परेचर रिलेटेड है, ठीक है। सर पता नहीं चल रहा है कोरोनल, मुझे कोई बात नहीं, पता लग गया है, इसको डिस्कस करेंगे, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ कोरोनल हीटिंग, ठीक है, इसको देखेंगे, इसकी मिस्ट्री को भी सुलझाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए भाई आगे। तो आज का अपना टॉपिक डालिए, लवणता। सैलिनिटी। ओशन करंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको किसी को भी। कोरोनल हीटिंग आपको समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो लवणता पर आ जाइए। लवणता जो अपना है, लवण का मतलब है जो सॉलिड पार्टिकल्स ओशन में घुले हुए हैं। रितु मीना ने क्वेश्चन पूछा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है, तो क्या दोनों एक दूसरे को अवरुद्ध नहीं करते क्या। तो मैंने आपको बताया था कि चक्रवात तो मानसून से पूर्व या उसके पश्चात बनेंगे, ठीक है ना। चक्रवात मानसून के पूर्व या उसके पश्चात बनेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां पर दोनों हवाएं आके मिलती हैं वहां पर साइक्लोन बनते हैं, यानी ITC-Z के आसपास जब वो ऊपर चले जाएगी, ठीक है, वहां पर बनेंगे, अवरुद्ध नहीं करेंगे। चलिए, लवणता का मतलब होता है ओशन के पानी में कितना सॉल्ट घुला हुआ है, ठीक है। इसको या तो हम पढ़ते हैं ग्राम प्रति केजी, कितने ग्राम और कितना ग्राम नमक समुद्र के पानी में घुला हुआ है, यानी केजी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसको आप रफली ये मान के चलें कि 100 ml होता है ना, लीटर में क्योंकि हम नापेंगे, तो ml, और इसमें कितना ml घुला हुआ नमक है तो उससे हम ग्राम कंसिडर कर लेंगे। इस बेसिस पर जैसे आप मान लीजिए परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज हमेशा निकालते हैं 100 पर, लेकिन जब 1000 ml पर कोई चीज निकाली जाए
तो उसे कहते हैं सैहांस, यानी पर 1000। बस समझ आई? इसलिए लवणता को हमेशा शो करने के लिए इस वाले सिंबल का यूज करते हैं, क्योंकि इसे कंसिडर किस पे करते हैं हम? 1000। बस समझ में आई आपको? अगर 100 पर मेजर करते तो परसेंटेज लगाते, लेकिन 1000 पर मेजर कर रहे हैं तो पर 1000, या इसको हिंदी में कहते हैं सैहांस। क्लियर? अब देखिए, मोटी मोटी बात ये जान लीजिए कि सबसे पहले लवणता आई कहां से? ओशियंस में। कोई अगर आपसे पूछता है कि ओशियंस में लवणता का मेन सोर्स क्या है, मेन, तो जब भी वो किसी मुख्य स्रोत की बात करे तो मुख्य स्रोत है नदियां। नदियां मेन सोर्स है ओशन में नमक ले जाने के लिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि ओशन के पानी के अंदर 2% NaCl होता है, 2% होता है NaCl, और लगभग जितने सॉलिड मैटर घुले हुए हैं उनमें 60% होता है CaCO3। ठीक है ना? तो ये जो चूना है घुला हुआ, इसका तो यूज उसके कीड़े मकोड़े या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो कर लेंगे, क्योंकि प्रवाल विरवाल हैं वो सारे चूने को खाते हैं, चूने को ही बाहर निकाल लेंगे वेस्ट मटेरियल में। लेकिन ये जो 2% बहुत माइनर सा नमक आ रहा है, ये नमक ही जमते जमते आज इस कंडीशन में पहुंच गया है कि ओशन बहुत सॉल्टी हो चुके हैं। ठीक है ना? तो ये जमता रहता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो आप लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण के होने पर नमक का वाष्पीकरण नहीं होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा, और उस कंडीशन में ये नमक ओशन में लगातार जमता रहेगा। दूसरा जो सोर्स होता है, वो दूसरा सोर्स है, ओशन में कुछ ज्वालामुखी फटते हैं। ओशन में कुछ ज्वालामुखी फटते हैं। इन ज्वालामुखियों में दो तरह के ज्वालामुखी हैं, आप जानते हैं। एक है केंद्रीय उद्गार, और दूसरे ज्वालामुखी हैं जहां पर कटक वगैरह बने हैं, जैसे कहो दरारी। तो इन दरारों से एक मटेरियल निकलता है, इसका नाम होता है ब्राइन। ठीक है ना? और ये ब्राइन क्या करता है? ओशन में सैलिनिटी को इंक्रीज करेगा। इवोपरेशन यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे? अब मेरे को इसका वर्ड याद नहीं आ रहा। इसको कहेंगे वाष्पन। इवोपरेशन मतलब वाष्पन। ठीक है ना? सर रिवर तो फ्रेश वाटर होता है, तो फ्रेश होता है तो ठीक है, लेकिन अगर पानी में, जैसे आपके टैंक में जब पानी आ रहा है तो वो फ्रेश आ रहा है, लेकिन साल भर के बाद में टैंक में जो नीचे नमक जमा हो रहा है वो कहां से जमा हो गया? आप कूलर के अंदर फ्रेश पानी डाल रहे हैं, और कूलर के अंदर जो नमक जमा हुआ वो कहां से जमा हो गया? तो यानी जो साफ पानी है वो तो काम आ रहा है, वेपोरेट हो गया, लेकिन वो जो कुछ कुछ मात्रा में जो थोड़ा बहुत नमक आ रहा था वही जम के ज्यादा हो गया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है ना? हाँ, वाष्पीकरण या वाष्पोल। ठीक है? वाष्पोत्सर्जन तो होता है ट्रांस इवोपरेशन। ठीक है? वाष्पोत्सर्जन। तो ब्राइन। ठीक है, तो लिखिए, इनको अपने आप लिखते रहिए क्या क्या सोर्स है इनके। नंबर 1 नदियां, नंबर 2 ज्वालामुखी, नंबर 3 हवाएं। जब हवाएं चलती हैं डेजर्ट से, तो डेजर्ट की जो साल्ट लेक हैं वहां से कुछ मात्रा में नमक वगैरह उड़ाकर लाती हैं और ये ओशन में जमा कर देती हैं। ठीक है? तो इससे भी कुछ मात्रा में लवण बढ़ते हैं। नंबर 4 उल्काएं।
आप जानते हैं कि उल्काएं जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो बर्न हो जाएगी, और इसकी डस्ट जब ओशन में मिलती है तो ये भी लवणता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। ब्राइन कुछ नहीं है, ज्वालामुखी के लावा के अंदर ब्राइन एक लवण को बढ़ाने वाला पदार्थ निकलता है, ऐसा मान लीजिए। तो जब लावा निकलेगा, इन कटकों से ब्राइन का स्त्राव होता है, यानी कि बाहर निकलेगा ब्राइन भी, और ये भी लवणता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। एंड नंबर 5, क्या क्या हो गया? नदियां, ज्वालामुखी, हवाएं, उल्काएं। एक जो ओशन के अंदर जीव जंतु मिलते हैं, जीव और पादप, ये भी जब मर जाते हैं तो ये क्या करेंगे, अपना पानी के अंदर घुलना शुरू कर देंगे, और पानी में घुल करके ये भी उसके सॉलिड मैटर्स में शामिल हो जाएंगे। तो वो मैटर ही क्या है? हमारी सैलिनिटी। तो मोटे मोटे तौर पर 5-6 अपना सैलिनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं। एक तो नदियां सबसे मेन सोर्स हैं। इनका पानी स्थल पर स्वच्छ जल कहलाता है, लेकिन ये ओशन में सैलिनिटी बढ़ाती है। एक अपना ज्वालामुखी, 2 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। इनसे ब्राइन निकलेगा, और ब्राइन क्या करेगा? सैलिनिटी इंक्रीज करेगा। एक होती है हवाएं भी जब डेजर्ट वगैरह से चलेंगी या फिर स्थलीय भागों से चलती हैं तो कुछ मात्रा में साल्ट के पार्टिकल्स ये लेकर आती हैं। उल्काओं की डस्ट है, ये हमारे सीधा डेजर्ट में मिल ही जाएगी, सॉरी ओशन मिल जाएगी। और जीव जंतु हैं, जब ये मर जाएंगे तो मरने के बाद ओशन में मिल जाएंगे। तो देखिए भाई, सैलिनिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 तरीके हैं। वैसे फेमस तो एक ही तरीका है सैलिनिटी मेजर करने का, कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह देखा जाए। ठीक है ना। जैसे अगर आरओ का पानी आपने लिया किसी बॉटल में या किसी गिलास में, और आपने अगर 2 वायर उसमें डाले और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत डिम आपका बल्ब जलेगा, क्योंकि उसने सारे लवणों को बाहर निकाल दिया है। आरओ कभी ये गारंटी नहीं लेता कि मैं पानी को साफ बना रहा हूं, है ना, पानी की गुणवत्ता बढ़ा रहा हूं, ये कभी गारंटी नहीं लेगा। वो क्या कहेगा? मैंने पानी में से अशुद्धियां दूर करी हैं। ठीक है ना। आरओ हमेशा इस चीज की गारंटी लेता है कि मैंने पानी में से अशुद्धियां दूर करी हैं। ये कभी गारंटी नहीं लेगा कि मैंने पानी की क्वालिटी इंक्रीज कर दी है। बस समझ में आया आपको? अच्छा, क्वालिटी जब इंक्रीज होगी, क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब है इसने जो उसमें एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल थे उनको तो बाहर निकाला ही, लेकिन जो हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल थे उनको भी बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो पानी वो बिना मिनरल का, या इसमें 2-4-5 ही मिनरल बचे हुए हैं। आपने अगर बिस्लरी की बोतल देखी होगी तो उस पर लिखा है 17 टाइप के मिनरल उसमें है। ठीक है ना। बिस्लरी की या किल्ले की जो बोतल देखेंगे उसमें 17 मिनरल्स आते हैं आपके लिए। और डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए 72 टाइप्स के मिनरल जरूरी हैं, और पानी के अलावा ये सारे मिनरल हमारी बॉडी में कोई और नहीं ले जा सकता। तो पानी सोर्स है हमारी बॉडी में मिनरल्स ले जाने का। और इसलिए आपको मेडिकल की शॉप पर जाएंगे और आप अगर वहां से पानी की डिमांड करेंगे तो आपको 350 रुपए की 200 ml की एक बोतल मिलती है। ठीक है। आप उसमें पानी में 2 ड्रॉप डालिए और पीजिए, आनंद लीजिए। ठीक है ना। यानी कि वो अमेरिका से पानी आता है, कहते हैं कि वहां की लेक में लगभग 65 टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। तो वहां से वो पानी आता है, यहाँ तक सप्लाई होता है उसका। तो वो बेचने का तरीका मान लीजिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो मेडिकल शॉप से आपको मिलता है। खुश रहें, जवान रहें, तो वहां से पानी लीजिए और पीजिए। अदरवाइज आरओ को उखाड़िए घर से और बाहर फेंकिए। क्या लिखा आपने सर जी? सन टेम्परेचर और विकिरण भी सैलिनिटी इंक्रीज करेगा। सन का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा,
और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, लेकिन सैलिनिटी सन की लाइट लेकर थोड़ी आई है, वो उसको घटाने या बढ़ाने वाले एक कारण है। ठीक है ना। वाष्पीकरण क्या है? विकिरण कह रहे हो या वशीकरण कह रहे हो? कुछ ये तो वशीकरण तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना। खैर, वाष्पीकरण होता है। अगर वाष्पीकरण की आप बात कर रहे हैं तो बारिश अगर होगी तो सैलिनिटी घट जाएगी। तो ये अपने कारण है। थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन लिख लीजिए आप लोग लवणता के लिए सभी लोग। हाँ, वाष्प समझ गया मैं, आपने वाष्पीकरण बोला है। लिखिए, समुद्र का जल एक सार्वभौमिक विलायक है। समुद्र का जल सार्वभौमिक विलायक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्युबल थिंग। अभी देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। क्या लिखा आपने? समुद्र का जल एक सार्वभौमिक विलायक है जो कि जैविक, अजैविक, ब्रह्मांडीय, जो कि जैविक, अजैविक, ब्रह्मांडीय व नीतलीय यानी अंडरग्राउंड, नीतलीय, नीतलीय सभी पदार्थों को आपस में या अपने में घोल लेता है। सभी पदार्थों को अपने में घोल लेता है। इस प्रकार समुद्र में या समुद्र के जल में घुलित पदार्थों की वह मात्रा, या लवण कर लीजिए उसको, घुलित पदार्थ या लवणों की वह मात्रा, घुलित पदार्थ या लवणों की वह मात्रा जिसे ग्राम प्रति केजी जिसे ग्राम प्रति केजी या अपन ml के अंदर बांट सकते हैं ना इसको, क्योंकि पानी तो लिक्विड होता है, इसलिए कहेंगे भाग प्रति 1000 ml कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि इतने ml में कितने भाग आपका घुला हुआ सॉल्ट है। या तो आप केजी पे मानिए या आप ml में निकालिए। तो पानी ml के अंदर होता है आप जानते हैं, और घुले हुए सॉल्ट है तो उसको हम भाग में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इसी लवणों की इन्हीं मात्रा पर, लवणों की इन्हीं मात्रा पर समुद्र के जल का तापमान समुद्र के जल का तापमान, समुद्र के जल का घनत्व, समुद्र के जल का घनत्व, उसमें विद्युत सुचालकता, विद्युत सुचालकता, जलधाराओं का प्रवाह, जलधाराओं का प्रवाह, और वो मैंने आपको पहले बताया है कि जलधाराओं के प्रवाह को कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, जलधारा आपने पढ़ी है। और लिखिए इसमें थर्मोहैलाइन संचरण, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। थर्मोहैलाइन संचरण
आप सभी ने लिख लिया होगा क्वेश्चन वो? हाँ भाई, कर लिया था सभी लोगों ने? हम लोग ओशन करंट में मैंने आपको थर्मो हैलाइन कराया था और उसके दो एस्पेक्ट बताए थे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये कैसे कम होगा, और सेकंड मैंने बताया था कि इसका इंडियन मानसून वगैरह या फिर जो अपने साइक्लोन्स वगैरह बन रहे हैं इससे क्या इसका रिलेशनशिप है। तो दो एस्पेक्ट में थर्मो हैलाइन चीज को पढ़ना था, संचरण को पढ़ना था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखा भी दिया उसका। कुछ छूट भी गया था क्या? छूट गया? नहीं छूटा नहीं था मेरी साइड से। अब आपकी साइड से कुछ छूट गया है तो वो आप लोग देखिए, लिखा है आपको कंप्लीट है, ठीक है? क्यों छूट गया निधि तुम्हारा? हाँ भाई, कंप्लीट हो गया लो। क्या छूट गया निधि तुम्हारा? चलिए कोई बात नहीं, लिखो थर्मो हैलाइन संचरण आदि निर्भर करता है। अच्छा लास्ट में नेटवर्क चला गया था तुम्हारा, कोई बात नहीं। तो नेटवर्क चला गया तो अपने दोस्त आपके हैं ही, उनको फोन करके आप पूछ लीजिए, है ना? वैसे आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाएंगी क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मो हैलाइन संचरण आदि निर्भर करता है, ठीक है? अब देखिए, लिखो इसको नापने की विधियां क्या हैं, लवणता को नापने की विधियां। नंबर फर्स्ट, अगर हम ओशन के पानी में यानी समुद्र के जल में क्या मिला दें? समुद्र के जल में सिल्वर नाइट्रेट मिला दें, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है? तो हमें क्या मिलता है? क्लोरीन, यानी क्लोरीन की मात्रा है वैसे तो ये। तो हम क्लोरीन की गणना करते हैं, कितना पानी के अंदर क्लोरीन आ गया है, उससे हम लवणों की मात्रा का पता करते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि समुद्र के जल में हम सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएं, ठीक है? और वैसे ये क्लोरीन की मात्रा ही होती है, क्लोरीन की मात्रा की गणना कर लें तो हमें निकल आएगा कि 1 लीटर पानी में कितना क्लोरीन वहां पे अवेलेबल है, ठीक है? तो हमें ये मिल जाएगा। नंबर दूसरा, दूसरी विधि, समुद्र के जल में आप विद्युत पास करके देखिए, विद्युत सुचालकता। जल की विद्युत सुचालकता देखते हैं हम, तो आप जानते हैं कि जिसमें ज्यादा विद्युत पास हो रही होगी उसमें ज्यादा लवण होंगे, और इसे कैसे नापेंगे हम? एम्पियर में, ठीक है ना? भाई ओशन के पानी में हमने क्या लिखा आपने? मेरा कोई दोस्त नहीं है। राइट साइड कम दिख रहा है, अरे सब कुछ दिख रहा है यार, टेंशन ना लो। अच्छा इधर नहीं आ रहा बोर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अभी दिख जाएगा, ये लो, ये लीजिए, बस आ गया, ठीक है? ओके, अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो दोस्त नहीं है तो भाई आपको लेक्चर तो मिल ही जाएंगे सारे रिकॉर्डेड, ठीक है ना? और वहां से आप उसको लेने की कोशिश करें, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो दो तरीके हैं, दोनों नोट कर लीजिए। एक तो समुद्र के जल में सिल्वर नाइट्रेट मिलाई जाए और क्लोरीन की मात्रा प्राप्त कर ली जाए और उसकी गणना कर ले हम लोग। दूसरा, समुद्र के पानी में विद्युत को पास करें, जिसमें ज्यादा पास हो रही है यानी इसकी सुचालकता ज्यादा होगी उसमें लवण ज्यादा है, जिसमें नहीं आएगा या कम पास करेगी उसमें लवण कम है, ठीक है? दो तरीके हैं निकालने के। इरेज कर दो भाई इसको। अब जहां से आपका
हिंदी मीडियम रिजल्ट काफी कम आया यूपीएससी में, तो ये अभी क्या इस टॉपिक के बीच में लवणता में कहीं पर आ रहा था ये टॉपिक? है भाई इंद्रजीत, क्या ये लवणता का टॉपिक था क्या? या ऐसा है कि मतलब इधर करवट ली तो कुछ भी याद आया तो बोला एक बार क्वेश्चन तो चिपका दो, ठीक है ना? चलिए, तो दो है, एक तो विद्युत की सुचालकता के आधार पर और एक अनुमापन विधि या क्लोरीन का मापन करके। लिखो इसको प्रभावित करने वाले कारक या जो आपके यूपीएससी में इंपॉर्टेंट चीज है। लिखिए प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। नंबर फर्स्ट जो कारक है, डालिए, दोनों कारक एक साथ डालना, वर्षा व वाष्पीकरण। वर्षा व वाष्पीकरण। देखिए, जब बारिश होती है तो फ्रेश वाटर ओशन में मिल जाएगा, ठीक है? और जब फ्रेश वाटर ओशन में मिल जाएगा तो अब जायज सी बात है सैलिनिटी घट जाएगी, ठीक है? लेकिन जब वेपोराइजेशन होगा या फिर इवोपरेशन जब होगा तो शुद्ध पानी उड़ जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर एक वो भी किया था, आपने आपकी साइंस की बुक में अंदर एक प्रयोग भी था, आसवन विधि या कोई सी विधि थी, है ना? तो उसके अंदर आप नमक को गर्म करिए, नमक के पानी शुद्ध पानी आपको प्राप्त होता था और नमक उसमें रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब पानी गर्म होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी और जब बारिश मिलेगी या बारिश आएगी तो सैलिनिटी घट जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। लेकिन आपको अभी अर्थ के ऊपर अप्लाई करके देखना है। इक्वेटर लाइन पर क्या होगा यहां पर? अब बताइए, इक्वेटर लाइन पर ज्यादा टेम्परेचर होगा या कम होगा, या लवणता ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? या मैं सीधा सा क्वेश्चन अगर आपसे करूं, पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता किस क्षेत्र में मिलनी चाहिए? सोचिए, सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है। जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पे लवणता घट जाएगी और जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां बढ़ जाएगी। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन आपसे यह है, इस बेसिस पर पृथ्वी पर सबसे अधिक लवणता किन क्षेत्रों में मिलनी चाहिए? अब क्लाइमेटोलॉजी पे अगर आपने थोड़ी पकड़ नहीं रखी है तो अब इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और क्या लिखा आपने? ध्रुवीय क्षेत्रों में। चलिए 10 से 30 डिग्री के बीच। और बताइए, ये तो उष्ण कटिबंधीय हो गया, इसके अलावा किसी और का कोई आंसर हो? बस 4-5 लोग ही आंसर देने में, पार्टिसिपेंट तो लगभग 95 लोग हैं आज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा, क्योंकि लैंड पार्ट ज्यादा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा हो गया यार। डेजर्ट में ओशन जाएगा। वेरी गुड मुकद्दर अली, डेजर्ट में सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी। तो लवणता क्या क्या लिखा है आपने? एच बॉन्डिंग। साउथ में ज्यादा मिलेगी। चलिए, आप सभी के पास भिन्न भिन्न तरह के आंसर हैं और भिन्न भिन्न तरह के आंसर हैं, इसलिए भिन्न भिन्न तरह के आपके पास में क्या है, मत हैं अपने अपने, और इसीलिए यूपीएससी में भिन्न भिन्न तरह के सिलेक्शन भी हैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट होगी। इक्वेटर लाइन के पास मिलेगी, वेरी गुड। नॉर्थ साउथ दोनों तरफ 30 डिग्री पर मिलेगी। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सर्वाधिक टेम्परेचर कहां मिलता है अर्थ पर?
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कर्क रेखा के समीप। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली यहां पर वाष्पीकरण भी ज्यादा हो रहा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होगा इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉकी ऑफ कैंसर के पास, ना कि कैप्रिकॉन जाएंगे। ठीक है ना, कैप्रिकॉन पे तो बहुत बड़ा ओशन है, वो तो मिक्सिंग हो रहा है आराम से, वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सर्वाधिक लवणता यहीं पर पाई जाएगी। विषुवत रेखा पर क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि विषुवत रेखा पर क्लाउड छाए हुए हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, तो डेली बारिश भी तो ज्यादा हो रही है। आपने वहां पर पढ़ा था कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वर्षा वाली पेटी है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां तो हम कह ही रहे हैं कि लवणता कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो सर्वाधिक लवणता कहाँ मिलेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा के समीप। नोट कर लीजिए, कहां पर आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, पहले तो कर लीजिए। वर्षा जहां पर ज्यादा होगी वहां पर लवणता कम, वाष्पीकरण जहां पर ज्यादा होगा वहां पर लवणता ज्यादा। क्या लिखा? पोलर पर शीतकाल में बढ़ती है। हाँ, उसका रीजन बताता हूं क्यों बढ़ती है। ठीक है, हम्म, ठीक है, चलिए। नंबर सेकंड कारक। दूसरा, दूसरे में देखो कुछ वायुमंडलीय कारक है अपने पास में, जैसे वायुदाब। वायुदाब जिस क्षेत्र में ज्यादा होगा सैलिनिटी ज्यादा होगी, इसलिए मैंने आपको ओशन करंट में ये सारी चीजें क्लियर कर दी। पैक होते हैं वो तो देखेंगे, जो पैक होते हैं लैंड लॉक्ड होते हैं वहां पे क्या कंडीशन है वो अलग से देखेंगे। पहले सिंपल सिंपल चीजों को एक बार समझिए। मैंने आपको ओशन करंट में क्या समझाया था कि जहां पर एयर प्रेशर लो है और जहां पर हाई है तो पानी के अंदर एक स्लोप क्रिएट होगा। बताया था क्या? बताया था क्या आपको कि जहां पर हाई प्रेशर है वहां से पानी थोड़ा दबा हुआ रहेगा, जहां लो प्रेशर है वहां से पानी थोड़ा उठा हुआ रहेगा, और पानी के अंदर एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा। बताया था मैंने आपको। तो जहां से पानी को थोड़ा दबा दिया गया है यहाँ पे लवणता क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जहां से पानी उठा हुआ है यहाँ पे लवणता क्या मिलेगी? कम। बस समझ में आई आपको? जिस एरिया में एयर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे लवणता भी ज्यादा मिलेगी, और जिस एरिया में एयर प्रेशर कम होगा वहां पे लवणता भी कम मिलेगी। ये दूसरा रीजन है इक्वेटर लाइन पर लवणता कम होने का। बस समझ गए आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करती है भाई, कहा तो था मैंने। क्या लिखा आपने? एकमैन लॉ के अनुसार करंट नीचे से होकर इक्वेटर पर बाहर आएगा तो इक्वेटर पर सैलिनिटी कम हो जाए तो लवण तो भारी है वो छोड़ती हुई ऊपर आएगी। ठीक है ना, लिखिए, बस एक एक लाइन लिखते जाइए इनको। जहां वायु दाब अधिक होता है वहां लवणता ज्यादा, जहां कम होता है वहां लवणता कम। यही कारण है कि यही कारण है कि 30 डिग्री के समीप लवणता अधिक पाई जाती है। लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन। प्रचलित पौने।
प्रचलित पवने, 3 तरह की पवने मैंने आपको बताई थी, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड एंड पोलर विंड्स। तो जहां पर हवाएं चलती हैं तो ये ओशन के ऊपर घर्षण करती हैं, ठीक है। वायु राशियों में भी समझाया था मैंने आपको कि जब हवा चलेगी तो वो नीचे से घर्षण करेगी, घर्षण करने के बाद ये नीचे से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और ये वाष्पीकरण करना शुरू करेगी। जितना ज्यादा वाष्पीकरण करेगी उतना ही सैलिनिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जिस एरिया में पवन की स्पीड तेज है उस एरिया में सैलिनिटी भी ज्यादा मिलेगी। तो आप मुझे बताइए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड की स्पीड ज्यादा तेज होती है या सदर्न हेमिस्फीयर में? कोई आपसे अगर ये पूछता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में लवणता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है, तो क्या उसका एक कारण प्रचलित पवने हैं या नहीं आपके अकॉर्डिंग? हाँ भाई, क्या आपके अकॉर्डिंग उसका एक आंसर है कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंड की स्पीड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है? पहले तो ये बताइए मेरा स्टेटमेंट सही है या नहीं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दक्षिणी गोलार्ध में विंड्स की स्पीड ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू नॉर्थ, क्योंकि वहां पर कोई भी लैंड पार्ट ज्यादा मौजूद नहीं है, तो उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती, तो पवनें काफी स्पीड से चलती हैं और जितना स्पीड से चलेंगी उस एरिया में उतना ही वाष्पीकरण होगा। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा सैलिनिटी मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्थ, ठीक है ना। तो प्रचलित पवनें कैसे इफेक्ट करेंगे? सिंपल सा मेथड है, हवाएं चलेंगी, जितना तेज चलेंगी उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा और उतना ही लवणता को बढ़ा देंगे। तो लिख लीजिए इसमें 2 लाइनें। पृथ्वी पर जिस गोलार्ध में हवाओं की गति ज्यादा तेज होगी, वहां लवणता बढ़ जाएगी, क्योंकि हवाएं जब समुद्र की सतह पर घर्षण करती हैं तो वाष्पीकरण को बढ़ा देती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक पाई जाती है। ये एक एक आंसर है आपका जो उसमें आएगा, ध्यान रखना, इनको ध्यान से पकड़ के रखना। छोटी छोटी चीजें यही मिस्टेक कराएंगी, बहुत बड़ी चीजें मिस्टेक नहीं कराएंगे अभी आपसे। नेक्स्ट, कुछ पार्थिव कारक हैं जैसे हिम का पिघलना। देखिए, पोलर एरियाज में समर के टाइम क्या होता है, बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलेगी तो साफ पानी मिलेगा, और साफ पानी जब मिलेगा तो सैलिनिटी यहां पर घट जाएगी। लेकिन विंटर सीजन में जब बर्फ जमती है तो बर्फ जब जमती है तो ये सैलिनिटी को त्याग करती है, तो सैलिनिटी को बढ़ा देगी। जब बर्फ जमेगी तो इसमें से सैलिनिटी बाहर निकलेगी, ठीक है ना, और सैलिनिटी जब बाहर निकलेगी तो ये लवणता को बढ़ा देगी। लास्ट टाइम यही बोली थी कि नॉर्थ की तुलना में साउथ में ज्यादा मिलेगी लवणता, ठीक है।
तो लिख लीजिए हिम के पिघलने में, लिखो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में जब ग्रीष्म काल में, जब ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलती है तो लवणता घटती है, तो लवणता घटती है। परंतु परंतु शीतकाल में जब बर्फ जमती है, शीतकाल में जब बर्फ जमती है तो यह लवणता का त्याग करती है, तो यह लवणता का त्याग करती है और लवणता को बढ़ा देती है, लवणता को बढ़ा देती है। इसे मौसमी द्रव्यात्मकता कहते हैं, यहां से देख लेना। या सीजनल ड्युअलिटी कहो, एक ही बात है। मौसमी द्रव्यात्मकता या सीजनल ड्युअलिटी, यानी बर्फ दोहरा व्यवहार करती है, ठीक है ना। सीजनल ड्युअलिटी, तो गर्मियों में तो ये लवणता को घटा देगी। क्या लिख दिया यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। सीजनल ड्युअलिटी, इसका मतलब है कि गर्मियों में तो ये बढ़ा देगी, सॉरी घटा देगी, और सर्दियों में लवणता को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नदियां। अब देखो नदियां दो काम करेंगी। नेक्स्ट जो भी नंबर था आपका, कोई भी नंबर x, ठीक है। देखो नदियों का जहां पर डेल्टा बनेगा, ठीक है ना, ये मान लीजिए डेल्टा बन गया, तो डेल्टा के पास में जितना पानी बिखरेगा उस एरिया में बाकी ओशन के कंपैरिजन में कम लवणता पाई जाएगी, ठीक है ना। तो जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं वहां पर बाकी ओशन के मुकाबले कम लवणता हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये ओशन में लवणता ले जाने का मेन सोर्स भी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, इसके अंदर हमें दो चीजें मुख्य रूप से मिलती हैं, NaCl एंड CaCO3। तो जो उसमें मेजरली हमें 60% हमें मिल रहा है CaCO3, सभी जो लवण घुल के आ रहे हैं उसका मेजर पार्ट ये होता है। इसको तो जीव जंतु अपने खाने में यूज ले लेते हैं, तो ये तो चट कर जाएंगे। लेकिन 2% जो NaCl आया है ये जमा होकर के लवणता को कंटिन्यू बढ़ाता है। तो नदियों के दोनों चीजें याद रखना कि नदियां जहां पर डेल्टा बना रही हैं वहां पे लवणता को घटा देंगी और बाकी जगह ये लवणता को बढ़ा देंगी। तो लिखिए, जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, अच्छा परसों अपनी जो क्लास हुई थी फ्राइडे को, उसके अंदर लास्ट में जाते जाते लगभग 85 लोग बचे थे। आज अभी 94-95 की रेशो में अभी हैं। तो बाकी लोग जो भाग गए थे वो उस दिन का काम पूरा कर लेंगे क्या भाई? हाँ, जो लोग उस दिन भाग गए थे अब वो अपना नाम तो नहीं बताएंगे, है ना।
और मैं आपको बता दूं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी एज कंपेयर टू आज। आज तो बहुत हल्की हल्की चीजें पढ़नी है, अब तो हल्के हल्के टॉपिक बचे हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा भारी चीजें नहीं बची हैं। ओशियन करंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके इसमें, और उन्हीं क्लासों के अंदर स्ट्रेंथ सबसे मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हुई, या तो कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल गया मामला, है ना, और जो लोग झेल गए वो झेल गए, है ना, तो उनको मालूम है वो क्या पा गए। और बाकी अगर आपने पूरा ओशियनोग्राफी चट भी कर लिया और ये भी छोड़ दिया तो फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो गए हैं। ठीक है, हाँ इजी, देखो टीचर का काम क्या है, हार्ड टॉपिक को इजी कर देना, ठीक है ना, वरना ओशियनोग्राफी पढ़ते पढ़ते हमारी किताबें फट गई 10-15, हमें फिर समझ में नहीं आई। ठीक है, तो जब समझ में आया तो आपको समझाया जा रहा है। चलिए तो लिखिए, जहां नदियां डेल्टा बनाती हैं लवणता को घटा देती हैं, साथ ही नदियों के जल में 2% क्या मिलता है, NaCl। नदियों के जल में, पढ़ लो, ठीक है ना, जो कह रहे हैं कि नहीं पढ़ सकते बुक से, पढ़ लो, अगर समझ में आती है वहां से अच्छा होता है। तो देखिए आपका काम क्या है, जहां से समझ में आए वहां से पढ़ना। अगर सिद्धार्थ तुम्हें समझ में आता है तो पढ़िए, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है ना। मेरा बस मतलब यह है कि जो मैंने क्लास में आपको समझा उसके बाद आप बुक को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, मैं यही बोल रहा हूं कि बुक से समझ नहीं समझ आ रहा है, अच्छा बुक से नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अपने नोट्स तो हैं, चाट जाओ उसको जो बनाया है, ठीक है ना। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ओशन करंट में, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ओशन करंट में बेफिक्र होकर के आप आराम से जाइए, ठीक है ना, पढ़ जाओ उसको जो बनाया है, ठीक है ना। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ओशन करंट में, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ओशन करंट में बेफिक्र होकर के आप आराम से जाइए, ठीक है ना। अच्छा, सुमन के वेदर प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। 2% NaCl मिलता है, 60% क्या मिलता है, CaCO3, 60% कैल्शियम। लिखो, कैल्शियम का उपयोग जीव जंतु अपने भोजन के रूप में कर लेते हैं। कैल्शियम का उपयोग जीव जंतु अपने भोजन के रूप में कर देते हैं। शेष 2% NaCl, शेष 2% NaCl ओशन में लवणता को बढ़ाता है, समुद्रों में लवणता को बढ़ाता है। अब देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा आसान लगा ना ये समझना आपको, लेकिन मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर कैस्पियन सागर में उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है और दक्षिणी भाग में लवणता ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण होंगे या हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने काफी सारे ऑप्शन उठा के पटक दिए, अब आपको उसके अंदर मैचिंग करनी है और मैचिंग करने के बाद आपको आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बताया मैंने, कैस्पियन सागर में उत्तरी भाग में लवणता कम है, दक्षिणी भाग में लवणता ज्यादा है, जबकि यह एक बंद सागर है, इसके कारण हो सकता है या होंगे।
ठीक है, तो बंद सागर है तो ऑब्वियसली लवणता ज्यादा ही मिलनी चाहिए, लेकिन ऊपरी भाग में कम क्यों है? क्योंकि ऊपरी भाग में दो नदियां आती हैं, डॉन और वोल्गा। ठीक है ना? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन से रीजन में कौन सी नदी जाकर के गिर रही है, और गिर रही है तो वहां पे लवणता कम होगी, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, जहां नदियां डेल्टा बनाती है वहां पे लवणता कम पाई जाती है। बात समझ में आया आपको? या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नदियों के मुहाने के समीप प्रवाल भित्तियां क्यों नहीं पाई जाती, तो उसका भी रीजन यही है कि वो साफ पानी लेकर आएगी, और साफ पानी लेकर आएगी तो उसमें प्रवाल डेवलप नहीं होंगे। बात समझ में आया आपको? तो कहने का मतलब है क्वेश्चन आपसे अदर चीजों के साथ जोड़ के पूछे जाएंगे। यहां तो कंसेप्ट आपको सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब इन कंसेप्ट को हम मैपिंग के साथ मिला देंगे तो एक बहुत हेल्थी और हैवी क्वेश्चन बन जाएगा, और फिर आपके सर के ऊपर से सारा मामला निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब इसको देखेंगे बाद में, जब वहां पे देखेंगे हम कौन सी नदियां कहाँ पे गिरेंगी। लेकिन अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नदियां दो काम करती हैं, डेल्टा के समीप लवणता को घटा देंगी, और ओवरऑल ये पूरे ओशन में लवणता को ले जाने का मेन सोर्स है। नेक्स्ट जो भी पॉइंट आपका है, सागरीय जलधाराएं। जलधाराएं, देखिए, आप जानते हैं कि ओशन जो करंट होती है ये ठंडी या गर्म होंगी, और ठंडी या गर्म जब होंगी तो गर्म में ज्यादा लवणता मिलती है एज कम्पेयर टू ठंडी। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जब ओशन करंट हम लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि गर्म पानी में घुलने की क्षमता ठंडी करंट से ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो गर्म पानी जब जाएगा तो जिस एरिया में जाएगा वहां पे लवणता को बढ़ा देगा। मैंने आपको यही बताया था थर्मोहलाइन संचरण के अंदर कि जैसे जैसे पोल की तरफ हम जाएंगे वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, वो सैलिनिटी लेकर जाएगा और पानी नीचे सिंक करना शुरू कर देगा, और फिर वो वापस रिवर्ट आकर लो लैटिट्यूड्स में कहीं पर निकलेगा। तो यही सारी बातें हैं। गर्म जलधाराएं लवणता बढ़ा देती हैं, ठंडी जलधारा लवणता को घटा देती है। लिख लीजिए, गर्म जलधाराएं लवणता को बढ़ा देती हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कैस्पियन सी का, मैंने ब्लैक सी का नहीं दिया, मैंने कैस्पियन सी का एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है ना? सर ये इसलिए लक्षद्वीप वार्म कोस्ट से थोड़ा दूर है क्योंकि वो प्रवाल द्वीप है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लिखिए, गर्म जलधाराएं लवणता को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं लवणता को घटा देती हैं। तो आपको जलधाराएं अगर दिमाग में है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि महाद्वीप के कौन से एरिया में ज्यादा लवणता मिलेगी, कौन से एरिया में कम लवणता मिलेगी। ठीक है? तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। अगर आपने पीछे कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन करने में आपको डेफिनेटली 99.99% प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, देखिए ओशन के अंदर मैंने बताया था कि वॉल्केनिक जब बढ़ते हैं तो फटते हैं तो उसके अंदर से ब्राइन नाम का पदार्थ निकलता है, और ये ओशन में सैलिनिटी को बढ़ा देगा। कैस्पियन सी के साउथ में डेजर्ट और माउंटेन है, तो क्या इसका भी इफेक्ट सैलिनिटी पर पड़ेगा? बिल्कुल, रेन शेडो जोन बनेगा। ठीक है ना? लिखिए ज्वालामुखी, लिखो ज्वालामुखियों से समुद्र में ब्राइन नामक पदार्थ का स्त्राव होता है। ब्राइन, ब्राइन नामक पदार्थ का स्त्राव होता है, जो कि समुद्रों में लवणता को बढ़ा देता है, जो कि समुद्रों में लवणता को बढ़ा देता है। अब ये दोनों में होगा, जहां पर आपका सेंटर इरप्शन हुआ है वहां पर भी, और जहां पे कटक बन रहे हैं वहां पर भी। ये दोनों ही कंडीशन में लवणता को बढ़ाएगा।
और लास्ट लिखिए जैविक कारक। इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, बस फैक्ट है समझने के लिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रॉपिकल रीजन में एक घास होती है जिसका नाम है सारगेसम। सारगेसम कैसे लिखते हैं गेसम, ठीक है। और टेम्परेट रीजन में एक वनस्पति है जिसका नाम है कल्प। ये दोनों ही ओशन में लवणता को बढ़ाती हैं। ये दोनों ही क्या करती हैं, ओशन में लवणता को इंक्रीज कर देती हैं। सारगेसो ट्रॉपिकल रीजन में और कल्प कहाँ है, टेम्परेट रीजन में, ठीक है ना। लास्ट फैक्टर, समुद्र की स्थिति। कैसे लिखते हैं स्थिति, ऐसे कि क्या वो खुला सागर है या वो आंशिक रूप से बंद सागर है, या वो पूरी तरह बंद है, या जिसे कहते हैं लैंड लॉक्ड, या भू अवरुद्ध भी कहा जाता है, लैंड लॉक्ड, या चारों ओर से अगर लैंड पार्ट से घिरा हुआ हो। खुले सागर वही है जैसे प्रशांत, अटलांटिक वगैरह सारे। तो इसमें तो पानी नॉर्थ से साउथ वगैरह सारा मूवमेंट चल रहा है, तो इसमें सैलिनिटी सबसे कम मिलती है, यानी सैलिनिटी का पूरा क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा, ठीक है ना। आंशिक बंद कौन से हैं, जैसे भूमध्य सागर। क्या पूछा आपने, मैंने बताया ना कि कुछ ऐसी घासें होती हैं, ऐसे जीव भी होते हैं जो कि मरने के बाद में ओशन में सैलिनिटी को बढ़ा देती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है ना। भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर कहाँ है, ये है अपना अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो एक साइड से खुला हुआ है, तो खुला हुआ है तो इसके अंदर भी मिक्सिंग चलती रहेगी, लेकिन उतना मिक्सिंग नहीं होगी जितना ओपन सी में हो रही है। तो इसमें थोड़ी सैलिनिटी खुले सागरों की तुलना में ज्यादा मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि चारों ओर से लैंड लॉक्ड हैं, जस्ट लाइक कैस्पियन सी, जस्ट लाइक ब्लैक सी एक्सेट्रा। तो वो जो लैंड लॉक्ड एरिया है उनके अंदर बाहर से ओशियन से इनका कोई संपर्क नहीं है, और जब बाहर से इनका कोई संपर्क नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर सैलिनिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण लगातार हो रहा है, नदियां सैलिनिटी लेकर आ रही हैं और वाष्पीकरण लगातार जारी है। तो इस कंडीशन के अंदर सैलिनिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी मिलेगी आपको लैंडलॉक्ड में, उससे कम मिलेगी आंशिक बंद में, और सबसे कम मिलेगी खुले सागरों में। बात समझ आ गई आपको, लिख लीजिए अपने आप, इसमें कुछ लिखाने के लिए नहीं है। पैराग्राफ चेंज करिए। देखो, हमारे पृथ्वी पर जो औसत लवणता है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे अर्थ पर औसत लवणता है लगभग 34.7। यानी अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे
तो औसत लवणता पूरे अर्थ की कितनी निकल के आएगी जल की, महासागरों की? 34.7। बस समझ में आया आपको? लेकिन अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेंगे तो ये मिलेगी 34.5। और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में लेंगे तो ये मिलेगी 34.8 के आसपास। ठीक है ना? एवरेज 34.8 यहां पे, 34.5 ऊपर। एवरेज कितना है? 34.7 औसत रूप से। अब ऐसा किस वजह से? इसका दो कारण है, लिखो। दो कारण क्या क्या हैं? नंबर पहला, तनुता प्रभाव। क्या होता है ये, इसके ऊपर बात करेंगे। और नंबर दूसरा है मिश्रण या मिश्रण प्रभाव। तनुता का मतलब होता है नदियां। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नदियों की मात्रा ज्यादा है, बस समझ में आया आपको? तो वहां पे नदियों की मात्रा ज्यादा है और उससे फ्रेश वाटर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू साउथ। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा कम सैलिनिटी मिलती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में नदियां कम है और विंड की स्पीड ज्यादा है। इस वजह से वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, स्वच्छ पानी कम मिल रहा है और वहां पर लवणता थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं लिखा दूंगा, लिखो मत अभी। नंबर दूसरा, मिश्रण। आप जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर पैसिफिक ओशन अलग पड़ा हुआ है, इधर इंडियन ओशन अलग पड़ा है, और इधर इधर है पैसिफिक ओशन, इधर इंडियन ओशन, इधर अटलांटिक ओशन। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में सभी आपस में मिल जाते हैं, सभी आपस में मिल जाएंगे। इसलिए इनमें जो लवणता का परास या कहें रेंज का हो या परास का हो, ठीक है, वो ज्यादा मिलती है, यानी लवणता में डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी आपको डिफरेंस मिलने यानी कि यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी आपस में मिल गए हैं, मिश्रण यहां पर ज्यादा हो रहा है। दोनों सर, ये दोनों रीजन में ही, ये किसका रीजन बताया मैंने आपको? औसत लवणता कितनी है? इतनी। नॉर्थ में कितनी है? उतनी। साउथ में कितनी है? इतनी। इसका रीजन क्या है? वो रीजन है ये। वो रीजन तो खत्म हो गए, ठीक है ना? तो लिखिए नंबर 1, तनुता प्रभाव। तनुता का मतलब ध्यान रखना, साफ पानी मिलवाना है आपको। लिखिए, तनुता प्रभाव के अंतर्गत, तनुता प्रभाव के अंतर्गत नदियों से मिलने वाला स्वच्छ जल व हिम के पिघलने से प्राप्त होने वाले व हिम के पिघलने से प्राप्त होने वाले जल को पढ़ा जाता है, जल को पढ़ा जाता है जिसकी मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, जिसकी मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक है।
यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम पाई जाती है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जब तीव्र गति से चलती हैं तो वे वाष्पीकरण को बढ़ा देती हैं। नंबर सेकंड डालिए, मिश्रण प्रभाव, मिक्सिंग इफेक्ट। लिखो, उत्तरी गोलार्ध में सभी महासागर अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सभी महासागर अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सभी महासागर आपस में मिले हुए हैं। सभी महासागर आपस में मिले हुए हैं। अतः वहां जल का मिश्रण आसान है। जल का मिश्रण आसान है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में लवणता का परास ज्यादा पाया जाता है। लवणता का परास ज्यादा पाया जाता है। हो गया भाई? अब देखिए, दो क्वेश्चन है आपके लिए जो अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये सारा पीटी का मामला है, ठीक है। अब मेंस के लिए दो क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए और उस पर सोचिए। नंबर फर्स्ट लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग का रेशो परास को रेशो अनुपात कह सकते हैं, ठीक है। लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग का लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
नंबर सेकंड चीज, दूसरा क्वेश्चन में लिख लीजिए, लिखिए अरब सागर की तुलना में, ऐसे मत लिखो, रुको 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 रुको, ये लिखो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में लवणता ज्यादा है, ये लिखिए बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में लवणता ज्यादा है। इसके कारणों की खोज करें, इसके कारणों की खोज करें। बंगाली खाड़ी की तुलना में अरब सागर में लवणता ज्यादा है। इसके कारणों की खोज करें। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन कि ग्लोबल वार्मिंग का लवणता पर क्या इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग का लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे आगे क्या चीजें कैसे इफेक्ट होंगी। तो देखिए सीधी सी बात है, जब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी तो जो भी बर्फ या तो पहाड़ों पर जमी हुई है या पोलर एरियाज में जमी हुई है, वो पिघलेगी और पिघलकर ऑब्वियसली वो कहाँ आएगी, ओशंस में आएगी। और ओशंस में अगर साफ पानी मिलेगा तो यहाँ की सैलिनिटी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी, पहला, ठीक है ना। तो शुरू में तो क्या होगा, ओशन की सैलिनिटी थोड़ा डिक्रीज होगी, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग एक लंबे टाइम तक बनी रही है तो वाष्पीकरण की मात्रा भी कंटिन्यू इंक्रीज हो जाएगी, और उससे जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज्यादा वाष्पीकरण अगर होगा तो वर्षा की मात्रा दोबारा इंक्रीज होगी, उससे फिर घटने की संभावनाएं हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी, वो सॉरी आपका सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में आएगी, दोबारा सुनिए, सबसे पहले जब ग्लोबल वार्मिंग आएगी तो पोल पर और जो भी हमारे लैंड पार्ट पर बर्फ पिघली हुई है उससे जो पानी आएगा उसकी वजह से सैलिनिटी घटेगी, लेकिन जब ओशंस और गर्म होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी, वो सॉरी आपका सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में आएगी, दोबारा सुनिए, सबसे पहले जब ग्लोबल वार्मिंग आएगी तो पोल पर और जो भी हमारे लैंड पार्ट पर बर्फ पिघली हुई है उससे जो पानी आएगा उसकी वजह से सैलिनिटी घटेगी, लेकिन जब ओशंस और गर्म होंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और जब सैलिनिटी बढ़ेगी और मान लीजिए वाष्पीकरण हो गया है तो उससे कुछ वर्षा भी हमें प्राप्त होगी और उसकी वजह से दोबारा सैलिनिटी घटेगी, लेकिन अल्टीमेटली सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। बस समझ में आया, उसके बाद उसके इफेक्ट देखेंगे, पहले यहां तक लिखिए, लिखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुरुआत में ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुरुआत में जब ध्रुवों से बर्फ पिघलती है, ध्रुवों से बर्फ पिघलती है तो स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, तो स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। इससे लवणता घटेगी। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए परंतु ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब वाष्पीकरण बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब वाष्पीकरण बढ़ेगा
तो उष्ण कटिबंधीय सागरों में या महासागरों में, तो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में लवणता बढ़ जाएगी। लवणता बढ़ जाएगी, परंतु ये घटनाएं अल्पकालिक होंगी। परंतु ये घटनाएं अल्पकालिक होंगी क्योंकि इससे शीघ्र ही वर्षा की मात्रा भी बढ़ेगी। शीघ्र ही वर्षा की मात्रा भी बढ़ेगी। पैराग्राफ चेंज करिए। अंतिम रूप से ग्लोबल वार्मिंग के कारण लवणता में कमी आएगी, परंतु सागरों का तापमान बढ़ जाएगा। जिसके निम्न प्रभाव होंगे। नंबर फर्स्ट डालिए, प्रवाल विरंजन, कैसे कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग तो आप जानते होंगे, है ना? ब्लीचिंग का मतलब है सफेद हो जाना, ठीक है? तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया है और लवणता घट गई है, तो प्रवाल है, इसको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लवणता चाहिए होगी। अब वो लवणता कितनी है वो देखेंगे जब प्रवाल हम पढ़ेंगे। लेकिन मान लीजिए इसको एक्स वैल्यू की आवश्यकता है। अगर एक्स से कम भी होता है या इससे ज्यादा भी होता है तो दोनों कंडीशन में प्रवाल मर जाता है, यानी ग्रीन एल्गी इसका साथ छोड़कर चले जाएगी। ग्रीन एल्गी इसके लिए यानी कि क्या कहें, आपकी हीर रांझा वाली दोस्ती कह सकते हो आप, कि ये उसके बिना जिंदा नहीं है और वो इसके बिना जिंदा नहीं है, ठीक है? और दोनों साथ साथ तक जब भी चलते हैं ये। तो जब तक कोरल के ऊपर क्या बैठी हुई है? ग्रीन एल्गी बैठी हुई है, तभी तक वो खाना पीना मिल रहा है उसको। जैसे ही वो छोड़ के गई, ऐसे ही इसको स्ट्रेस बढ़ा यानी कि, तो वो छोड़ जाएगी और ये खत्म हो जाएंगे। तो नंबर पहली घटना तो क्या होगी? कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग एक अलग से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जब प्रवाल वृत्तियां पढ़ेंगे, ठीक है? सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट भी आ सकते हैं, तो इसको शॉर्ट कर लेना। अगर सेपरेट क्वेश्चन आए तो इसको बड़ा कर लेना, ठीक है ना? तो डालिए नंबर फर्स्ट, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। तो अभी तो इसको इतना लिख के छोड़ दीजिए, या प्रवालों का मर जाना, है ना? वहां पर इसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है? नंबर सेकंड, दूसरा, मत्स्य क्षेत्रों का विनाश। मत्स्य क्षेत्रों का विनाश, क्योंकि आप जानते हैं कि ठंडे जो ओशन की करंट आती है उनके अंदर क्या आते हैं? प्लैंक्टन्स। तो जब ठंडा पानी सारा गर्म हो जाएगा तो प्लैंक्टन्स तो हमेशा नीचे मिलते हैं ठंडे पानी में, ऊपर नहीं आएंगे और दोनों धाराएं मिलेंगी नहीं, है ना? काफी सारे इफेक्ट होंगे। तो नंबर सेकंड क्या होगा? मत्स्य क्षेत्रों का विनाश।
इसमें 2 लाइन लिख लीजिए। जैसे अलास्का के समीप, जैसे अलास्का के समीप एक मत्स्य क्षेत्र है जिसका नाम है सोलोमन। ठीक है, अलास्का के समीप सोलोमन मत्स्य क्षेत्र कैलिफोर्निया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कैलिफोर्निया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। क्योंकि पुराने मत्स्य क्षेत्रों का विनाश हो चुका है। पुराने मत्स्य क्षेत्रों का विनाश हो चुका है। वहां बहुत ज्यादा टॉपिक को खींचने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको 120, 130, 140 वर्ड्स में लिख के आना है। तो बहुत ज्यादा अगर टॉपिक को फैलाते चले जाओगे तो सिमटने में नहीं आएगा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, एल्गी ब्लूम। ये सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान रखना। इसको मैं लिखा देता हूं, एल्गी ब्लूम। देखो ये क्या होता है, आपने कभी रेड टाइड का नाम सुना है क्या? रेड टाइड है भाई, सुना है? क्या होता है, क्या होता है ये? देखिए, एल्गी होती है मतलब काई। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे ये जो एरिया है, मान लीजिए कौन सा, टेम्परेट वाले एरिया, टेम्परेट एरियाज में रेड कलर की जो एल्गी होती है, रेड एल्गी, उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। बस समझ में आया आपको? टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले तो ये ट्रॉपिकल एरिया में है, ये जाकर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में रेड एल्गी क्या करेगी, अपने प्रजनन क्षमता को बढ़ा लेगी, और बढ़ाएगी तो ऊपर पूरे ओशन पर फैल जाएगी। जैसे आपने कभी नाले वगैरह में कहीं देखा हो तो पेड़ देखे होंगे, उनको अपन जलकुंभी के पेड़ कहते हैं। वो पत्ते, चौड़े चौड़े पत्तों वाले पेड़ नालों के ऊपर पूरे फैल जाते हैं और वो प्रकाश को अवरुद्ध कर देते हैं। देखें क्या आपने कभी? देखे होंगे आपने, पानी वाले क्षेत्रों में या खाली प्लॉट होगा तो सारी वेजिटेशन उसके ऊपर फैल गई होगी, तो सन की लाइट को नीचे जाने से रोकेंगे। तो वही काम करता है रेड एल्गी। रेड एल्गी पूरे ओशन में फैल जाएगा, उस वाले एरिया में सन की लाइट को नीचे जाने से रोकेगा। जितना सन की लाइट नीचे जाने से रुकेगी, नीचे की जैव विविधता समाप्त हो जाएगी और पूरे एरिया में आपको रेड एल्गी देखने के लिए मिलेगी, और इसे कहा जाता है रेड टाइड। तो आपसे कहा जाए कि रेड टाइड की घटनाएं बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर के बढ़ने से होगा ये। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेड एल्गी, ALGEE, रेड एल्गी की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है।
क्या लिखा आपने सर? सदाबहार वन भी रोकते हैं सनलाइट को नीचे जाने से? रोकते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कि प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे जिससे समुद्र का वह भाग लाल हो जाता है, समुद्र का वह भाग लाल हो जाता है। इसे रेड टाइड की घटना कहा जाता है। इसे रेड टाइड की घटना कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर लो, लिखो जब ये समुद्र की ऊपरी सतह पर फैल जाती है, जब यह समुद्र की ऊपरी सतह पर फैल जाती है, तो यह प्रकाश को नीचे जाने से रोकती है। तो यह प्रकाश को नीचे जाने से रोकती है। जिससे उस क्षेत्र में पोषकता का अभाव हो जाता है। उस क्षेत्र में पोषकता का अभाव हो जाता है। और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इफेक्ट, देखिए मैंने आपको बताया था उस टाइम कि मान लीजिए पानी गर्म है तो गर्म होकर के वो फैलता है, और जब फैलेगा तो वो पोल की तरफ मूवमेंट करेगा। बताया था क्या? पानी गर्म होगा, पानी फैलेगा और वो पोल की तरफ जाएगा। और तो यानी कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू बढ़ रही है, तो गर्म जल धाराओं की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और जितनी स्पीड इंक्रीज होगी, कॉस्ट का उतना ही इरोजन भी करेगी। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट इफेक्ट। क्या रिपीट करना है? हाँ, वो पिंक और या रेड कहो उसको, है ना, रेड टाइड ही है वो, टेम्परेचर बढ़ने के कारण। क्या रिपीट करना है भाई? सर इससे डिजोल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। हाँ, वो तो जब सन की लाइट और पूरा ऊपर छा जाएगा तो कम ही हो जाएगा, नीचे का परिस्थिति पूरा नष्ट हो जाएगा। लिखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म जल धाराओं की तीव्रता में वृद्धि होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म जलधारा की तीव्रता में वृद्धि होगी। मैंने वहां पे बताया था आपको कि रेड टाइड की जब अवस्था आएगी तो सन की लाइट नीचे नहीं जाएगी, नीचे का पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा, माल पोषकता की कमी हो जाएगी। अब इसको किसी भी लाइन में लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, आपको एक बहुत अच्छा इफेक्ट बताऊंगा इसके बाद। अभी मानिए कि जैसे एक आपका इफेक्ट लिखिए, थर्मोहालाइन संचरण रुक जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है पहले, ये सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। थर्मोहालाइन संचरण रुक जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या होगी, समुद्र में जो निक्षेप हमारे पास है वो सारे घुलना शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप जानते हैं जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही
पानी पावरफुल हो जाएगा चीजों को अपने अंदर खोलने के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 तो क्या होगा, सैलिनिटी इंक्रीज होगी। नंबर दूसरा क्या होगा कि पानी जितना उसमें सैलिनिटी होगी वो गर्म भी उतना ही देर से होगा और ठंडा भी उतना ही देर से होगा। ये बात आप जानते हैं कि नहीं, कि नमक वाला पानी, या आप एक सिंपल सा चीज आप देखेंगे अपने चारों ओर कि आइसक्रीम का ठेले वाला जब आता है तो आइसक्रीम के साथ में कुछ सॉल्ट लगा कर लाता है उसमें, और वो जिससे वो बर्फ देर से पिघले। लास्ट की 2 लाइन रिपीट तो कर दी भाई दीपक, ठीक है ना? रिपीट कर तो दी मैंने लास्ट की 2 लाइनें, कि समुद्र के अंदर सनलाइट नहीं जाएगी, पोषकता घट जाएगी, उससे जैविक पारिस्थितिक तंत्र पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? कर तो दी मैं रिपीट आपके लिए। चलिए मैं क्या समझा रहा था आपको। हाँ, लवणता ज्यादा है तो क्या लिखा आपने, आइसक्रीम में हल्की साल्ट, हाँ जो भी है, या फिर बाहर से जो आप बर्फ की सिल्लियां वगैरह लेते हैं तो वो हमेशा उसका नमक आप देखेंगे उसमें नमक मिला होता है, वो थोड़ा देर से पिघलेगी। लेकिन घर में जो बर्फ आप जमा रहे हैं वो साफ पानी की जमी हुई है और वो देर से यानी कि जल्दी पिघल जाएगी। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, जो हमारे ओशंस हैं ये CO2 के सिंक हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा CO2 स्टोर है। इनमें है, पोलर एरिया में जो बर्फ जमी हुई है उसमें है ना? माउंटेन्स पे जो बर्फ जमी हुई है उसमें बहुत ज्यादा CO2 कैद है। जैसे आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको मजा मिलता है, अच्छा लगेगा, और आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, गर्म करके पिएंगे तो आपको वो उतना मजा नहीं देगी, क्योंकि उसमें CO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो जैसे जैसे पानी ठंडा होगा इसकी गैसों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और इसमें बहुत ज्यादा CO2 है। अगर ओशन गर्म होंगे तो CO2 बाहर निकलेगी, और आप जानते हैं CO2 भारी गैस है तो ये निचली लेयर्स में फैल जाएगी, और ये सन की लाइट को तो आने देगी लेकिन पार्थिव किरणों को रोक लेगी, तो ये दोबारा से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा उतना ही CO2 फिर बाहर निकलेगी, जितना CO2 निकलेगी उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसका मतलब एक चेन है भाई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते जाओ, CO2 बाहर निकालते जाओ। जितना CO2 बाहर निकलेगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग बाहर निकल, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे सामने आएगी। अल्टीमेटली मैंने आपसे शुरू में शायद एक बात कही थी कि हम ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं सकते, ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, ये आना है, निश्चित है, ग्लोबल कूलिंग भी आनी है, ग्लोबल वार्मिंग भी आनी है। हम केवल अपने प्रयासों से उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लिख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्रों से CO2 बाहर निकलेगी, समुद्रों से CO2 बाहर निकलेगी, यह CO2 यह CO2 पुनः वायुमंडल में जाकर पुनः वायुमंडल में जाकर पार्थिव विकिरणों को रोकेगी, पार्थिव विकिरणों को रोकेगी, जिससे पुनः तापमान बढ़ने लगेगा। पुनः तापमान बढ़ने लगेगा। और लास्ट इफेक्ट और लिखिए, लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाने के कारण
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वहां की मुख्य जैव विविधता है, ब्रैकेट डाली प्रवाल, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो जाएंगे? प्रवाल नष्ट हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मुझे एक थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है, कल करते हैं, ठीक है ना? अरे यार, फिर अभी थोड़ा सा मेरे पास काम आ गया। कल मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही काम है, ठीक है ना? कल करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है।
चैट बॉक्स ऑन है, ठीक है ना। आप इसके ऊपर मुझे चलिए, इस पर तो नहीं कर रहे हैं, ओके। आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं मुझे, या फिर आप कर नहीं रहे हो अभी? अच्छा, आ रहे हैं आपके मैसेज, ओके ओके, ठीक है। गुड इवनिंग। तो अपने कुछ डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स आप एक बार क्लियर कर लें, कोई भी अगर डाउट आपके पास में है। एवरेज सैलिनिटी में मिक्सिंग इफेक्ट को रिपीट कर दीजिए। मैंने कहाँ बताया था ये आपको? कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं आप? कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? हैप्पी जन्माष्टमी। आज नहीं है भाई, कल है, और कल की शायद छुट्टी भी रखेंगे अपन लोग। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स: मेल्टिंग ऑफ आइस, सप्लाई ऑफ रेन वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Which one of the above factors has an impact on ocean salinity? इस पे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस भी आएगा, सप्लाई ऑफ रेन वाटर भी आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 1, 2 एंड 3, ओके। सैलिनिटी को नापने की विधि, उसमें एक तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, उससे हमें क्लोरीन मिलेगी, और जब क्लोरीन मिलेगी तो हम उसको नाप लेंगे कितना क्लोरीन है। दूसरी एक विधि है कि हम उसके अंदर विद्युत को पास करें, जितना ज्यादा उसमें विद्युत पास हो जाएगी उसमें उतनी ज्यादा सैलिनिटी है। दो ही विधि है, सिंपल विधि है। मिक्सर इफेक्ट इन एवरेज सैलिनिटी मैंने कहा बताया था आपको? शायद आप ओपन सी की बात कर रहे हैं। अभी आपके क्वेश्चन का बम्बारमेंट हो गया है, रुकिए, ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एवरेज सैलिनिटी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपका क्वेश्चन आया एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम का मतलब वही रेड एल्गी, कल मैंने आपको बताया था, ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में फैल जाएगी अगर वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मेनली ये ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, लेकिन जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैल जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर भी आपकी सैलिनिटी, जब इनको वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर रेड एल्गी फैल जाएगी, और उसे रेड टाइप